22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत बिहार में कल 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वो 5 लोकसभा सीटें हैं समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय, मुंगेर और दरभंगा। इन 5 लोकसभा सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिनकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं है बल्कि देश भर में ये सीटें सुर्खियों में है। वो जगह सुर्खियों में है जहां पर कल वोटिंग होनी है। तो मुंगेर, बेगूसराय सहित कई ऐसी सीटें हैं जो चर्चा में हैं। तो हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। हम सीटवार उनसे बातचीत करेंगे और तमाम सीटों का जो राजनीतिक समीकरण है, जनता का मूड है, तमाम सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। सर, अगर हम बात करें सबसे पहले बेगूसराय की, बेगूसराय सीट काफ़ी सुर्खियों में है, पूरे देश में सुर्खियों में है। कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण है, क्या है सर? देखिए, कन्हैया कुमार जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो जगह तो देश भर में सुर्खियों में रहेगी, क्योंकि पूरे देश की मीडिया की, विदेश की मीडिया की नज़र कन्हैया कुमार पर है, क्योंकि मोदी विरोध के रूप में वो जाने जाते हैं, सबसे कट्टर मोदी विरोधी ग्रुप में जाने जाते हैं और इस वजह से उनकी पहचान भी है। तो पूरे देश विदेश की मीडिया की नज़र बेगूसराय सीट पर लगी हुई है। वहाँ मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प है। कन्हैया कोशिश कर रहे हैं ये संदेश देने की कि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वहाँ पर आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में लड़ाई में नहीं है, वो संदेश देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर ये संदेश चला गया तो अल्पसंख्यक उनके पक्ष में गोलबंद हो जाएंगे। जो बीजेपी के हराना चाहते हैं वो सारे लोग एक गोलबंद हो जाएंगे और उनकी लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन अल्पसंख्यकों का रुझान कन्हैया की तरफ बढ़ा है। अगर उनको अंतिम समय तक, यानी कल वोटिंग होना है, आज रात तक भी अगर भरोसा हो गया कि कन्हैया कुमार आरजेडी के प्रत्याशी से ज़्यादा मजबूत हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं, तो मानकर चलिए कि लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और मुकाबला कन्हैया कुमार गिरिराज के बीच हो जाएगा। लेकिन अभी त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है जिसका सीधा फायदा गिरिराज को मिलता हुआ दिख रहा है। बेगूसराय में लंबा वक्त दिया है सर आपने, गिरिराज सिंह के कैंपेन को भी देखा है, कवर किया है, कन्हैया कुमार के कैंपेन को भी बहुत करीब से देखा है, उसको कवर किया है, और तनवीर हसन के कैंपेन को भी देखा है, उसको कवर किया है। इसके साथ ही बेगूसराय की तमाम जगहों पर, बेगूसराय में आपने सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, उनका मूड मिजाज जाना है। क्या लगता है वहाँ का क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ संघर्ष आमने सामने नहीं है। लड़ाई आमने सामने होती तो बड़ी दिलचस्प होती और उसमें कन्हैया कुमार बहुत भारी पड़ते गिरिराज सिंह पर, क्योंकि गिरिराज सिंह के खिलाफ जो चुनाव मैदान में कन्हैया है वो मोदी विरोधियों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी विरोधी कौन है आपको पता ही है। एक तो महागठबंधन के समर्थक मोदी विरोधी हैं और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मोदी विरोधी हैं। उनको गोलबंद करके गिरिराज सिंह की मुश्किल बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि वहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी है तनवीर हसन। तनवीर हसन की वजह से यादव अल्पसंख्यक गोलबंद दिख रहे हैं। अभी भी उनको लगता है कि यहीं हरा सकते हैं बीजेपी को। लेकिन जो मैंने सर्वे किया तो अल्पसंख्यक जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से कन्हैया के साथ हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको लगता है कि नहीं, कन्हैया अभी गिरिराज को नहीं हरा सकते, क्योंकि गिरिराज भी अपने पक्ष में गोलबंदी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व का जो नया राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया है और वंदे मातरम को लेकर जो हंगामा किया है और बवाली बयान दिया है कि जो लोग मरने के बाद भी 3 गज जमीन ले लेते हैं, अगर वो भारत में वंदे मातरम नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाएं। तो कितना उग्र बयान दिया, इसको लेकर के इंडिया के अंदर भी घमासान शुरू हो गया था। तो गिरिराज एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुत्व का अलख जगाना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर गोलबंदी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कन्हैया मोदी के नाम पर गोलबंदी करना चाहते हैं। गिरिराज काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन अभी तक कन्हैया को ये सफलता नहीं मिली है और अल्पसंख्यक असमंजस की स्थिति में है। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि आमने सामने की लड़ाई गिरिराज और कन्हैया की नहीं हो पाई है और वो त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बन रही है। और इसमें कौन बाजी मारेगा का पाना कुल मिलाकर वहां का गणित यही है, जैसा कि आप कह रहे हैं सर, कि जीत कोई रहा है लेकिन कन्हैया और तनवीर हसन एक दूसरे को हरा जरूर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि अगर दोनों में से एक कोई चुनाव मैदान में होता, कन्हैया या तनवीर, तो गिरिराज की मुश्किल बढ़ जाती।
लेकिन दोनों के चुनाव मैदान में होने के कारण, दोनों के समर्थन में अच्छा खासा जनमत होने की वजह से कन्हैया कुमार की भी लड़ाई मुश्किल में हो गई है, और तनवीर हसन तो बिल्कुल डरे हुए सामने दिख रहे हैं कि मेरा तो मुस्लिम वोट 10,000 20,000 भी काट लेंगे कन्हैया तो मेरी लड़ाई मुश्किल हो जाएगी, गिरिराज जीत जाएंगे, ये स्थिति है। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने से पहले से बिहार की जो 2 लोकसभा सीटें खासी चर्चा में रही हैं पूरे देश में, उनमें तो एक बेगूसराय है, बेगूसराय की बातचीत आपने की, बताया वहाँ का मूड, वहाँ का सियासी गणित। दूसरी सीट है मुंगेर। मुंगेर में बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं ललन सिंह, और अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी। अनंत सिंह दावा करते रहे हैं कि जमानत जब्त करा देंगे, तो इस भीषण टकराव की वजह से वहां की सीट चर्चा में है। सर, जमानत जब्त कैसे कराएंगे? ललन सिंह भी एनडीए के कैंडिडेट हैं, और हर जगह बिहार में मोदी का असर दिख रहा है। जो मोदी ने किया है, या जो स्ट्राइक का असर है मोदी को लेकर, उसका असर दिख रहा है, और कहीं कैंडिडेट लड़ ही नहीं रहा है, वहाँ मोदी मोदी है। तो उस वजह से जमानत जब्त कराने की बात तो सच नहीं दिख रही है। लड़ाई ठीक कांटे की है। देखिए है क्या कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, इस वजह से हिंद जो अल्पसंख्यक हैं और यादव, वो पूरी तरह से अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हैं। लेकिन अनंत सिंह के सामने चुनौती है कि अपने समाज यानी भूमिहार समाज का समर्थन प्राप्त करें। अगर 50% से ज़्यादा भूमिहार समाज का समर्थन उनको मिल जाता है तो उनकी लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ललन सिंह के कवच बन गए हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी का काफ़ी बोलबाला देखा जा रहा है। कैंडिडेट कौन है कोई मतलब नहीं, मोदी मोदी मोदी, मतलब अंडर करंट है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया बिल्कुल था। लेकिन अनंत के पक्ष में उनके समाज के लोग भी आ रहे हैं, खासतौर पर यूथ। तो अनंत सिंह और ललन सिंह की लड़ाई बड़ी कांटे की है, और उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे नहीं लगता है कोई बता पाएगा। बताएगा तो ठीक है, तुक्का लग गया तो सही। जनता का मूड क्या है सर? आपने जनता का मूड भी जाना है? नहीं, जनता का मूड ही जाना है तो अनंत सिंह के पक्ष में भी लोग हैं। एक तो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो यादव हैं मुसलमान, उनकी गोलबंदी है, उनकी अच्छी खासी तादाद भी है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी लहर भी है जो ललन सिंह को बहुत आगे ले जा रही है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि अनंत सिंह की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने समाज का वोट कितना काट पाते हैं, उसी पर जीत हार सुनिश्चित करेगी। क्योंकि लड़ाई तो मोदी के नाम पर लड़ी जा रही है। एनडीए जो के उम्मीदवार हैं मोदी के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके देखिएगा चुनाव प्रचार में मोदी जिंदाबाद, ठीक है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, मोदी के नाम यही नारा लगा रहा है जेडीयू के प्रत्याशी भी। तो मुझे लगता है कि मोदी के नाम पर ललन सिंह मुकाबले में है, मजबूत मुकाबले में है, जीत भी सकते हैं। तो वहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो कितना खुलकर किसका साथ देते हैं। और कथित मोदी लहर ने ललन सिंह का पलड़ा भारी कर दिया है। कल जिन सीटों पर वोटिंग होनी है सर, उसमें उजियारपुर सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टी अध्यक्षों के बीच मुकाबला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो यहाँ क्या स्थिति है सर? देखिए वहाँ भी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि कुशवाहा वोटर बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ हैं, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन वहाँ यादव की संख्या भी अच्छी खासी है। तो उपेंद्र कुशवाहा का गणित ये था कि कुशवाहा तो ज़्यादा है ही, यादव भी अच्छे खासे तादाद में है, तो दोनों की गोलबंदी हो जाएगी। अल्पसंख्यक तो साथ रहेंगे ही, और चुनाव जितना आसान हो जाएगा। लेकिन वहाँ यादव और जो कुशवाहा हैं उनके बीच बहुत लड़ाई है, उनके बीच जो रिश्ता है बहुत 36 का है, और इस वजह से यादव वोट बैंक में बिखराव हो रहा है। यानी यादव वो मतदाता बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय उनके साथ भी जा रहे हैं, इसलिए उनकी लड़ाई आसान दिख रही है, और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई थोड़ी मुश्किल दिख रही है। और दूसरी बात यह है कि जो मलाह समाज के वोटर हैं, जहाँ खुद मलाह लड़ रहे हैं, जैसे मुकेश सहनी लड़ रहे थे खगड़िया, वहां पर पूरा वोट सहनी का मिला, सन ऑफ मलाह एक मुश्त वोट मलाह को मिला। लेकिन जहां खुद वो चुनाव मैदान में नहीं है वहां ऐसी बात नहीं है। वहां मलाह समाज का एक तबका अभी भी बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है, और डेवलपमेंट का इशू, स्ट्राइक का इशू, राष्ट्रवाद का इशू वहां भी डोमिनेट कर रहा है।
मतलब जिस तरीके से राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आई है बीजेपी, या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे के नाम पर, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, उसने कहीं न कहीं जो जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का जो आधार वोट बैंक है या फिर महागठबंधन का जो आधार वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी हुई है और एक वोट बैंक जो है, बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ है बीजेपी में। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खड़े जरूर हैं नित्यानंद राय, लेकिन वहां पर लड़ाई खुद मोदी लड़ रहे हैं। नित्यानंद राय से जिसको शिकायत भी है वो मोदी के नाम पर उनको वोट दे रहा है, तो उनका वोट जो खराब हो सकता था वो खराब नहीं हो रहा है। और जो उपेंद्र कुशवाहा का ताकत था AMY समीकरण, तो मुस्लिम यादव समीकरण में दरार दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि कुशवाहा और यादव के बीच में लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है, पुरानी अदावत है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो दोनों एक साथ हो नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। तो यादवों का जो वोट है वो मिल रहा है, नित्यानंद राय को भी मिल रहा है और वही उनके लिए अपर हैंड है, क्योंकि बाकी तो इंडिया का जो समीकरण है, जो भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, सबका तो वोट मिल ही रहा है। पासवान का वोट मिल ही रहा है, पासवान भी बहुत एग्रेसिव होकर वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके समाज का जो वोट है, कुशवाहा समाज का, यादव समाज का, वो उतना एग्रेसिव नहीं दिख रहा है। इस वजह से उनकी लड़ाई मुश्किल दिख रही है। यानी महागठबंधन का, या कह लें कि RJD का जो आधार वोट बैंक है, MY समीकरण, वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, और उपेंद्र कुशवाहा को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, उससे मदद नहीं मिल रही है, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजनीतिक साख का सवाल है ये। हमारे सर्वे के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ते दिख रहे हैं, पिछड़ते दिख रहे हैं। नित्यानंद राय खुद नहीं, उनके बिहाफ में मोदी आगे दिख रहे हैं, यानी मोदी के बल पर नित्यानंद राय आगे दिख रहे हैं, यही है। सर, दरभंगा सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरभंगा सीट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, दरभंगा सीट में हालांकि कीर्ति झा आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, लेकिन चर्चा दरभंगा सीट की उन्हीं की वजह से हुई थी। तो अब दरभंगा सीट पर गोपाल ठाकुर हैं, NDA के उम्मीदवार हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, RJD के कदावर नेता हैं। वहाँ देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी RJD के बड़े ही कदावर नेता हैं, लेकिन दरभंगा से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी खासियत ये है कि जहाँ से वो विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ ब्राह्मणों का भी वोट उनको मिलता रहा है, इसलिए चुनौती है। लेकिन गोपाल ठाकुर जो BJP के उम्मीदवार हैं, वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, और वो NDA की सीट है। लगातार कीर्ति आज़ाद वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, उनका पत्ता कटा तो गोपाल ठाकुर को मौका मिल गया। गोपाल ठाकुर को मौका मिला है, वो चुनाव में जी जान लगाए हुए हैं, और गोपाल ठाकुर थोड़े ही चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ नरेंद्र मोदी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच लड़ाई है। वहाँ देखे ना आप कि गोलबंदी करने की कोशिश अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता ने भी की। उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कर सकते। अब्दुल बारी सिद्दीकी से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस तरह का विवादित बयान देंगे। वो हर समाज में, हर तबके में लोकप्रिय हैं, लेकिन उनको भी गोलबंदी की जरूरत पड़ गई वहाँ, समझ रहे हैं। तो चाहते हैं कि जो हिंदू, जो यादव और मुस्लिम है, पूरी तरह से गोलबंद रहे, या फिर और ये गोलबंद रहेंगे तो मलाह का जो वोट बैंक है, यानी सन ऑफ मलाह वहीं से आते हैं, तो उनका जो वोट बैंक है वो एड ऑन होगा, और ऐसे में वो जीत सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वहाँ मोदी वेव है, और मोदी को केवल फॉरवर्ड मान ब्राह्मण राजपूत भूमिहार का ही समर्थन नहीं मिल रहा है, कुछ यादव भी राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत दिख रहे हैं, और थोड़ा बहुत वोट उनका भी मिल रहा है। तो यहाँ मुश्किल है सीट से जीतना। यहाँ BJP आगे दिख रही है, जो हमने रैंडम सर्वे किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्यार तो करते हैं लोग, कोई उनसे घृणा नहीं करता, उनको ब्राह्मण भी वोट देते हैं। लेकिन इस बार है मोदी तो मोदी के नाम पर जो नया उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहा है, गोपाल ठाकुर, वो आगे दिख रहा है। और बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का चक्रव्यूह है उसमें भी फंस गए अब्दुल बारी सिद्दीकी। आपने बताया सर कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की वैसी छवि नहीं है। फातमी सबसे बड़ा हेडक बने हुए हैं, फातमी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खुलकर, क्योंकि दरभंगा से ही वो चुनाव लड़ते रहे हैं। दरभंगा में उनकी अच्छी पैठ है, मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने कहा कि भाई दरभंगा छोड़ दीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ेंगे, आप मधुबनी चले जाइए। 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, वो सीट भी नहीं मिली, VIP पार्टी कोटे में चली गई, तो नाराज बैठे हुए हैं। और जब एग्रेसिव होकर वो नहीं अपने लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुश्किल बढ़ जाएगी। फातमी दिल से साथ दे दें तो थोड़ी लड़ाई आसान हो सकती है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं अभी तक, क्योंकि वो तो JDU की तरफ खींचे जा रहे हैं। तो जब JDU की तरफ जाएंगे तो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी की राह आसान कैसे बनाएंगे?
तो दिल से साथ नहीं दे रहे हैं फातमी सर। एक सीट और है दरभंगा, माफ कीजिएगा, समस्तीपुर सीट है। समस्तीपुर सीट में रामविलास पासवान के भाई 2014 के लोकसभा चुनाव में जो रामचंद्र पासवान है बहुत कम वोटों के अंतर से जीत पाए थे सर। तो इस बार भी वो वहां से उम्मीदवार हैं। मोदी लहर में रामचंद्र पासवान अगर 5,000 6,000 वोट से जीत रहे हैं या 10,000 वोट से जीत रहे हैं तो समझ जाइए कि पहले वाला 2014 का मोदी लहर तो है नहीं। ठीक है, स्ट्राइक का असर है, राष्ट्रवाद का असर है, लेकिन 2014 का तो हवा नहीं है, वो लहर नहीं है। तो ऐसे में इनकी मुश्किल बढ़ गई है। और जहाँ तक रामचंद्र पासवान से वहाँ की जनता के संतुष्टि का सवाल है, जनता बेहद नाराज है। उनको खोज कहीं प्रचार करना मुश्किल हो गया है, उनको भगा रही है जनता, उनको दुत्कार रही है और वो डर से घूम नहीं पा रहे हैं। लेकिन वहाँ भी देखिए एक फैक्टर है, मोदी फैक्टर। रामचंद्र पासवान बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मोदी पसंद है, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। लेकिन वहाँ जो कांग्रेस का प्रत्याशी है अशोक राम, वो भी कदावर नेता हैं। बोलिए ना कि 5,000 8,000 वोटों के अंतर से हारे थे और इस बार महागठबंधन मजबूत है कई दलों। तो ये उनके पास सरप्लस उम्मीदवार अच्छा है और महागठबंधन का साथ है, तो वो मुश्किल कर सकते हैं। रामचंद्र पासवान वहाँ चुनाव हार सकते हैं। लेकिन मोदी लहर इतनी जबरदस्त है वहाँ पर, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं गया था एक मेला में, गांव में जो मेला लगता है ना, उस मेला में 500 लोग होंगे, खरीदार और दुकानदार भी, लेकिन एक भी आदमी नहीं मिला जो महागठबंधन का नाम ले। सब लोग मोदी, हर जाति के लोग थे वहाँ, हर बिरादरी के लोग थे। अगर ये लहर पूरे समस्तीपुर में है तब तो रामचंद्र पासवान को छोड़ दीजिए ना, किसी को खड़ा करिएगा जीत जाएगा। तो अगर मोदी लहर कामयाब हो गई समस्तीपुर में तभी जीतेंगे, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। तो मोदी लहर ही जिता पाएगा रामचंद्र पासवान को। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर थे। सर्वे किया है, नेताओं से बातचीत की है, जनता का मूड मिजाज जाना है और उस आधार पर हम आकलन कर रहे थे बिहार के सियासी गणित का, 2019 के लोकसभा चुनाव के सियासी गणित का, उस पर आकलन हम कर रहे थे। और कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है वो आ रही है कि भले ही 2014 की तरह मोदी लहर नहीं हो, लेकिन 2019 में भी एक अंडर करंट है। हमारे एडिटर इन चीफ पहले भी बताते रहे हैं और ये जमीनी सच्चाई उभर कर सामने आ रही है हमारे सर्वे में। और मोदी के नाम पर लोग एनडीए उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। कहीं अगर एनडीए उम्मीदवार से नाराजगी भी है तब भी मोदी के नाम पर उस उम्मीदवार के पक्ष में लोगों का समर्थन जा रहा है, लोगों का वोट जाता हुआ दिख रहा है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।